हाल है गाइस, कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले और अमीन साहब, आपने खूब मार्केटिंग कर ली अपनी, हैं? मार्केटिंग चैनल यूज़ कर लिया आपने, वेरी गुड। एक सीआर तो मुझे नज़र आ रही हैं मरीम, बाकी दूसरे सीआर साहब भी नज़र नहीं आ रहे। रास्ते में होगी वो होगी, हाँ जी, बिल्कुल हो सकते हैं रास्ते में। और आप लोग बताइए, सब खैरियत है आप लोगों की तरफ? आप हैंड रेस करेंगे तो अनम्यूट हो सकता है, हैंड रेस करें या अनम्यूट का ऑप्शन हटा दिया क्या? आपके आई टी वाले से बात करना। हर क्लास में असाइनमेंट्स हैं, बिल्कुल सर, हर क्लास में असाइनमेंट्स हैं। और कल अगर आपने वो पॉलिसी देख ली है जिसकी अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है, तो उस पॉलिसी के मुताबिक 65 to 70% आप लोगों को एवेल्यूएट करना है। तो अब आप लोगों को शक्लें भी नज़र नहीं आ रही, एवेल्यूएट किस तरीके से करते हैं। मेरे पास इसकी कोई अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन आई नहीं है, तो मैं इस पर कोई कमेंट दे नहीं सकता।
आपका वहम मुनीबा किसने बनाई? मुनीबा ने बनाया। हाँ मुनीबा, ये आपका वहम है कि चेक नहीं करें। इंशाल्लाह आपको जब आपकी इकरा यूनिवर्सिटी कहेगी तब आपको एक साथ इवेलुएशन दी जाएगी, तो आपके सारे दिए हुए असाइनमेंट्स के और मतलब चेक हो रहे हैं, बट 250 स्टूडेंट्स हैं, तो उनके सारे असाइनमेंट्स और इन सब चीज़ों को चेक करने में वक्त लगता है, वक्त लगेगा, यकीनन लगेगा। ये सब असाइनमेंट चेक होंगे, सब असाइनमेंट पर मार्किंग होगी, एवेलुएशन होगी, और फिर एवेलुएशन नहीं इस्लामाबाद की वेबसाइट पे थे, तो यहाँ की वेबसाइट पर जब तक नहीं आएगा तब तक हम उसको कंफर्म नहीं कर सकते। बहरहाल जब एवेलुएशन का अनाउंसमेंट होगा तो एवेलुएशन आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। अमीन, मुझे इसके बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, बिकॉज मेरे पास अभी तक हमारे पास जो है ना ऑफिशियल चैनल से नहीं आई है। मार्क्स इसलिए अपलोड नहीं हुए कि अभी तक कंफर्मेशन नहीं है ना कि कितने % पे एवेलुएट करना है। अब मैं 3 नंबर पे एवेलुएट कर दूँ, पता चला मुझे उस चीज़ को 5 नंबर या 10 नंबर देने पड़े, तो जितने नंबर की वो चीज़ होगी तब तक जो है वो। हाँ, लेकिन ये बात कंफर्म थी कि एवेलुएशन करनी है, इसीलिए आप लोग को असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, ताकि आखिरी वक्त में अगर आखिरी वक्त में ये एवेलुएशन आती तो आपके सारे असाइनमेंट आखिरी दिन आखिरी वक्त में करने पड़ते, जो कि आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। अब आप लोगों की सिर्फ एक टर्म रिपोर्ट रह गई है। टर्म रिपोर्ट की डेडलाइन भी मैंने एक्सटेंड कर दी है, तो वो आप लोग 20-22 मई तक आराम से बना के उसको जमा करा दीजिएगा, ताकि मेरे पास आपकी एवेलुएशन के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ हो ना, ताकि रेसिज्म, क्रिटिसिज्म, ये सब चीज़ें ना हो सके। ये ऑटोमेटिकली सारे अनम्यूट हो जाए। आप लोग अपने अपने माइक म्यूट कर लें भाई, सारे के सारे। सारे ऑटोमेटिकली अनम्यूट होते हैं, सारे ऑटोमेटिकली अनम्यूट होते हैं। जिसको काम है, जिसको बात करनी है वो अनम्यूट करें, बाकी म्यूट कर लें अपनी माइक। जी मरियम बताइए। फायज़ा, आप अनम्यूट करके बात कर सकती हैं। वालेकुम अस्सलाम। किसी एक कंपनी को चूज़ करके उसकी सप्लाई चेन डिस्क्राइब करें। फंक्शंस जितने भी फंक्शन सप्लाई चेन के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, अब उसमें अगर वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो फिर उसमें प्रोक्योरमेंट भी होगी, वेयर हाउसिंग भी होगी, लॉजिस्टिक्स भी होगी। मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही, डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल होगा, वेयर हाउसिंग होगी, लॉजिस्टिक्स होगी। अब प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है, अभी कंपनी पर डिपेंड कर रहा है। आपने सप्लाई चेन डिफाइन करनी है बस। जी जी बिल्कुल। आप लोगों का सबका माइक अनम्यूट हो गया है, तो आप लोग अपने अपने माइक म्यूट कर लें। जिसको काम है, जिसको बात करनी है वो अनम्यूट करके कर लें, तो हम क्लास स्टार्ट करें। ओके, सवाल फ़ायदा आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, अगर नहीं तो आप फिर अपना हैंड लोअर करें। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स को डिस्कस किया था, और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स में हमने इंटेंसिटी और रिलेशनशिप को डिस्कस करते वक्त एक बात की थी कि हम इधर आर्म्स लेंथ बेस्ड रिलेशनशिप को रखते हैं, इधर कोलैबोरेटिव रखते हैं, और इधर स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाते हैं। कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप में हमने एक बात को क्लियरली डिस्कस की थी कि दीज टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स कैन ओनली बी फॉर्म व्हेन यू आर एट विन विन सिचुएशन फॉर बोथ पार्टीज, और ये स्टैंड स्टिल रहेगा अगर आप कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप में नहीं है, तो आप विन विन भी नहीं है, और अगर आप विन विन नहीं है तो आप कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप में नहीं है। आज हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मार्केटिंग चैनल की। बताना आपकी जो असाइनमेंट टर्म रिपोर्ट की फाइनल डेट है ना, वो आपके VLE पे अपलोड होगी। आप VLE चेक कर लें, 20 या 22 में ही अपलोड किए, क्योंकि वो बिल्कुल आखिरी दिन है, उसके बाद ईद ही हो जाएगी।
तो इसलिए मैक्सिमम आपको टाइम दे दिया ताकि आप आराम से उसको अपने पीएस के साथ डिस्कस कर सकें उसको ये, क्योंकि मेरे पास फिर ये सवाल ना हो कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, यूँ नहीं है, वो नहीं है। आपको मैक्सिमम टाइम दे दिया, VLE पे अपलोड कर दिया, VLE को रिवाइज कर दिया, VLE चेक कर दिया। आपको दिखा सकते हैं कि सही कर रहे हैं या नहीं, सही कर रहे हैं या नहीं दिखा सकते। हाँ, अगर आपने बना लिए और आप रिव्यू करवाना चाह रहे हैं जमा कराने से पहले तो बिल्कुल करवा सकते हैं। जी फरमाइए। कोई स्पेसिफिकेशन नहीं, पेज काउंट कोई स्पेसिफिकेशन। आप अपनी माइक अनम्यूट कर लें, बाकी लोग भाई माइक म्यूट कर लें। उसामा, सुगरा, उसामा साहब, अब ये अजीब मसला कर दिया उन्होंने। ये उसामा को कोई बताया भाई कि उसका माइक म्यूट करना है। जी टूबा, मैं अपलोड कर दूँगा। उसामा एंड सुगरा अपना माइक म्यूट कर लें। हाँ मरियम बताइए क्या पूछ रही थी आपसे। फाइनेंशियल थर्ड पार्टी रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होते हैं कि जिसमें थर्ड पार्टी आपको फाइनेंस प्रोवाइड कर रही होती है। ऐसे इसमें मैंने एक एग्जांपल दी थी कि कुछ कंपनीज अपने सप्लायर्स को जब ऑर्डर प्लेस करती हैं तो सप्लायर्स का मार्जिन बहुत थोड़ा होता है, लेकिन उस प्रोडक्ट का या उस ऑर्डर का जो है साइज़ बहुत बड़ा होता है। सपोज यू हैव टू इम्पोर्ट अ मटेरियल 100 करोड़ रुपीज़, आपको पता है उसमें 5-10% मार्जिन है, बट 100 करोड़ रुपये आपको इन्वेस्ट भी करने होते हैं। तो ऐसे सिनेरियोज में ना आप थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स के पास जाते हैं कि जो आपको फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं लेकिन इन कैश फॉर्म नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो आपकी ड्यूटी पे कर देते हैं, वो आपका सामान छुड़वा देते हैं, वो आपकी लॉजिस्टिक्स पे कर देते हैं, वो आपका चार्जेस पे कर देते हैं और इसके अगेंस्ट वो आपको सर्विस फ़ी चार्ज कर लेते हैं। और उस सर्विस फ़ी की चार्ज करने पे आपको फ़ायदा हो जाता है और उनको भी फ़ायदा हो जाता है। ये प्योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि सिर्फ प्रॉफिट पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड टू क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग ही प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे पार्टीज़ को हम थर्ड पार्टी फाइनेंस सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। ठीक है, आज का कोई नहीं है इसके अंदर सर्विस फ़ी होती है। जिस तरह से आप बैंक जाते हैं तो आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हुए देखते हैं ना किस पे कितना फ़ायदा मिल रहा है, इसी तरीके इनकी सर्विसेज में भी आपसे सर्विस फ़ी देखते हैं किस प्रोडक्ट पर कितनी सर्विस फ़ी लग रही है, जो आपके लिए फिजिबल है, बस वही चीज़ आप करें। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एज सप्लाई चेन मैनेजर्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को समझना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के साथ डीलिंग करना आपका डे टू डे अफेयर होता है। कि आपको ये मिस सुगरा शायद सुने नहीं रही हैं, क्या माइक नहीं हो रहा। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के साथ डील करना आप लोगों के लिए डे टू डे अफेयर होता है, डे टू डे टास्क होता है। तो ऐसे सिनेरियो में सप्लाई चेन मैनेजर्स को ये बात समझनी चाहिए कि वाई देयर आर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, वाई दे आर इन वाई आर दे इन रिलेशनशिप और इनकी ज़रूरत ही क्यों है, वाई वी हैव टू हैव मार्केटिंग चैनल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बात समझते हैं। टू स्टार्ट द क्लास हम एक बेसिक अजम्पशन के साथ चलते हैं कि आप एक मैन्युफैक्चरर हो और आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो जिसकी कॉस्टिंग करने के बाद आप कहते हो कि 100 रुपीज़ पे मैं इसको सेल करूँगा। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है और इसमें इस वक्त आपने ट्रांसपोर्टेशन शामिल नहीं की। आप ये चाह रहे हैं कि आप 1PL रहें और कस्टमर आपसे वो प्रोडक्ट आके ख़ुद पिक कर लें। ठीक है, इस पूरे प्रोडक्शन के अंदर आपने लॉजिस्टिक्स को शामिल नहीं की। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक बेकरी हो जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो और अपनी बेकरी पे रखो, तो कस्टमर आ रहा है, प्रोडक्ट उठा रहा है और चला जाता है। ठीक है, आपने लॉजिस्टिक्स की कोई भी कॉस्ट शामिल नहीं की अपने प्रोडक्ट में 100 रुपीज़ में। ठीक है, तो आप 100 रुपीज़ पे कोई भी मार्जिन रख के उसको बेच सकते हो, 10 रुपये, 5 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, जो भी आपको लगता है कि सूटेबल मार्जिन आप उसको रख के बेच सकते हो। बट व्हेन यू आर एडिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, ठीक है, आपने आपकी प्रोडक्शन बढ़ गई, आपने होलसेलर भी रखे, आपने रिटेलर भी रखे, तो अब आपकी प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक कितने में पहुंचेगी। सबसे पहले आपके पास आया होलसेलर,
होलसेलर ने आपसे पार नेगोशिएशन की, आपसे 101 या 102 रुपये में प्रोडक्ट लेके गया, उसमें 7-8 रुपये अपना प्रॉफिट रखा, 110 रुपये का होलसेलर को हो गया। फिर उसके बाद वो रिटेलर के पास गया, रिटेलर के पास से उस पर जब प्रोडक्ट उठाई होलसेलर के पास से रिटेलर ने, तो रिटेलर ने अपना मार्जिन रखा। उसके बाद वो प्रोडक्ट 120 या 122 रुपये की उस कस्टमर को मिल रही होती, जो कि कस्टमर अगर खुद पिक कर पड़ता है तो शायद 100 रुपये या 105 रुपये के अंदर अंदर उसको मिल जाती। तो अभी के लिए क्लास के स्टार्ट के लिए सिनेरियो में हम कह रहे हैं कि 20-25 रुपये एडिशनल कॉस्ट लग रही है एक प्रोडक्ट पे। उस कॉस्ट को जस्टिफाई कैसे किया जाएगा, वाई दिस कॉस्ट शुड बी इनकर्ड, वाई दिस कॉस्ट शुड बी इन प्लेस एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस कॉस्ट। तो पर्पस है मार्केटिंग चैनल्स का होना, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी गई है कि यू कैन एलिमिनेट द मिडलमैन बट यू कैन नॉट एलिमिनेट इट्स। आप मिडलमैन को एलिमिनेट कर सकते हो, उसके फंक्शंस को एलिमिनेट नहीं कर सकते। क्यों? अभी इस वक्त कुछ लोग अपने पीसी के सामने बैठे होंगे, कुछ लोग अपने फ़ोन के पास होंगे, हैंड फ्री लगा हुआ होगा या नहीं लगा हुआ होगा, ब्लूटूथ यूज़ कर रहे होंगे वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें जो हम आज यूज़ कर रहे हैं, ये इसी वजह से हम यूज़ कर पा रहे हैं बिकॉज देयर आर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। जितने भी जो क्रॉप रिलेटेड मटेरियल है, वीट है, बार्लेज हैं, एनी ऑफ द ग्रेन्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल कर ही तब सकते हैं कि जब आड़ती या मिडलमैन बीच में हो, ठीक है। वरना किसान के पास इतने पावर नहीं होते, इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपनी फसल को मार्केट तक पहुंचा सके। तो सबसे पहला एंड सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन तो ये है कि मिडलमैन जो है वो एक चैनल बन जाता है बिटवीन मार्केट एंड सप्लायर। अब मार्केट कुछ भी हो सकती है, मार्केट कैन बी टू पीपल फाइटिंग फॉर समथिंग। अब जैसे कोक एंड पेप्सी के एग्जांपल ले लें, तो कोक एंड पेप्सी की मार्केट क्या होगी, वही चीज़ जो कोक एंड पेप्सी को चाहिए होगी, तो बाकी सब का शेयर बहुत छोटा सा है। इसी तरीके से ग्रेन्स की मार्केट बहुत बड़ी है, वीट की मार्केट बहुत बड़ी है। आजकल आप एक खबर सुन रहे हैं कि हमने जो है गन्नों की फसल को टाइम पे नहीं ख़रीदा, बोरान हो जाएगा। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका होगा? सबसे ज़्यादा फ़ायदा आड़ती का या मिडलमैन का होगा। हम एक बात देख रहे हैं कि ऑयल जो है वो दुनिया के अंदर स्टक हुआ है और अब ऑयल रिजर्व रखने की जगह नहीं है। तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है? मिडलमैन। बिकॉज मिडलमैन के पास पावर लिमिटेड होती है, पैसा उसका अपना फंसावा नहीं होता, पैसा वो दूसरों का फंसाता है, वो अपना प्रॉफिट लेके निकल जाता है। लेकिन जहाँ पे भी ऐसा सिनेरियो आ जाए कि उसको ये पूरा प्रोडक्ट पिकअप करना पड़े या पूरा प्रोडक्ट ख़रीदना पड़े, वहाँ पे उसका प्रॉफिट बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, उल्टा उसको बहुत हैवी लॉस होता है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स आज हमारे हाथ में हैं या आज हम यूज़ कर रहे हैं, इनके अंदर एक बेसिक सिनेरियो गिवन है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ना होते तो ये हमारे पास प्रोडक्ट शायद कभी ना पहुँच पाते। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को डिसाइड करते वक्त कंपनी ने किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना है? तो 3 फैक्टर्स बेसिक हैं कि जिनको जी बेसिकली जो ऑयल दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, वो आपको अगर पता हो या नहीं पता हो, एक्सचेंजेस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है ना। ऑयल कंपनीज जो है वो अपने बिड्स एंड ऑफर्स बेचती हैं, ठीक है। इनको मिडलमैन होते हैं जो कि एजेंट्स होते हैं या पावर ब्रोकर्स होते हैं जो ख़रीदते हैं और आगे कंपनीज को बेचते हैं, ठीक है, अपना प्रॉफिट रख के। अब इसके अंदर ये ज़रूरी क्यों है? बिकॉज सबसे पहले तो मिडलमैन जो है ना वो मार्केट और कस्टमर और सप्लायर के दरमियान एक चैनल बना हुआ है। अब आप मिडलमैन पे इतना भरोसा करते हो और मिडलमैन पे इतना आपको यकीन है कि आप डायरेक्ट कंपनी से बातें नहीं करते कभी, आप जो है रिफाइनरी से, और क्योंकि देखो ना पूरी दुनिया में रिफाइन हो रहा है। अब आपको किस क्वालिटी का, किस ग्रेड का, पीएस को किस क्वालिटी का, किस ग्रेड का चाहिए, वो हर कंपनी को बार बार बताए या एक मिडलमैन को बता दो, मिडलमैन जो है वो पूरी दुनिया से अरेंज करे, ठीक है। तो ऐसी एक्सचेंजेस हैं कि जिनके, और तो एक्सचेंज के अंदर बेसिकली जो काम हो रहा है, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज है, चाहे वो ऑयल एक्सचेंज है, चाहे वो कॉटन एक्सचेंज है, चाहे वो गोल्ड एक्सचेंज है, ये बेसिकली मिडलमैन के सबसे कोर फंक्शन है कि मिडलमैन बेसिकली शेयर। अब आप यूनिलीवर का शेयर खरीदते हो या बेचते हो तो यूनिलीवर को तो पता नहीं चलता ना, आप सिर्फ अपने ब्रोकर को बता देते हो। बेसिकली आप ब्रोकर के थ्रू
कंपनी से इंटरेक्ट कर रहे हो। वो ब्रोकर इस वक्त SEC भी हो सकता है, वो ब्रोकर इस वक्त मतलब स्टॉक एक्सचेंज भी हो सकता है, कोई भी। मतलब ये इसका मिडिलमैन का लफ्ज़ जो यूज़ हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत छोटी चीज़ है। मिडिलमैन कभी कभी कंपनी से या पूरे पूरे मुल्कों से बड़े बड़े भी मिडिलमैन बैठे हैं, लेकिन मिडिलमैन का होना ज़रूरी है ताकि पावर कायम रहे ना। अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट कर गई या कस्टमर डिफ़ॉल्ट कर गया, तो कोई एक बंदा तो हो जो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। तो हम ये बात डिस्कस कर रहे थे कि मिडिलमैन को सिलेक्ट करते वक्त, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सिलेक्ट करते वक्त कंपनीज किस बात का ख्याल रखते हैं। तो कंपनीज बेसिकली 3 चीज़ों पे फोकस होती हैं, सिर्फ 3 चीज़। सबसे पहली एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे कितना पावर रखना है। कुछ कंपनीज 100% अपनी डिस्ट्रीब्यूशन आउटसोर्स कर देती हैं, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन मिडिलमैन के हाथ में दे देती हैं, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग इंटरमीडियरी के हाथ में देती है, फिर उनका डायरेक्ट कस्टमर से, डायरेक्ट मार्केट से कोई ताल्लुक नहीं होता, फिर वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स उनको मार्केट की डिमांड और मार्केट की डायमेंशन बता रहे होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स के कहने पे चल रहे होते हैं। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हाउ मच कॉस्ट यू आर विलिंग टू पे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट। अब एक बहुत ही नीश प्रोडक्ट है, बहुत ही यूनिक सी, बहुत ही लिमिटेड सी प्रोडक्ट है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कभी भी डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं देगी। वजह, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर को देने से आप अपना पावर उसको दे देते हो और आप ओपन हो जाते हो मार्केट में रेप्लिकेशन के लिए कि आपकी प्रोडक्ट अगर यूनिक है, आपकी प्रोडक्ट अगर नीश है, आपकी प्रोडक्ट नहीं चाहते कि आप उसकी रेप्लिकास बने, तो आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, आप उसका कंट्रोल अपने हाथ में रखते हो। कितनी बनी, कितनी बिकी, कितनी रिटर्न आई, इसका फॉलोअप रखते हो ताकि आपके प्रोडक्ट की ज़्यादातर चीज़, मतलब आपके प्रोडक्ट की मैक्सिमम चीज़ें, मैक्सिमम फ़ायदा आप ही उठा सकें। बट इस सिनेरियो के अंदर आपको कॉस्ट बहुत बड़ी पड़ती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, वो डिपेंडेबल इस पर भी होती है कि डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट कितनी बियर करने को आप तैयार हो। एक लक्स साबुन है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वर्सेस एक सुजुकी की गाड़ी है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में फ़र्क है। तो कंपनीज सबसे पहले तो देखती है कि मुझे मार्केट के अंदर कितना पावर रखना है अपना। दूसरा देखती है कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में कितनी बेयर कर सकता हूँ। अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम करनी है ना अपनी, तो यकीनी तौर पे मैं किसी थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाऊँगा, मैं किसी आउटसोर्स डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाऊँगा जो कि मेरे लिए ये फंक्शन अचीव कर रहा हूँ। एंड लास्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केट। प्रोडक्ट का नेचर और प्रोडक्ट की मार्केट कि नेचर ऑफ मार्केट क्या है। आज तक एप्पल ने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान में स्टार्ट क्यों नहीं की? बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न तो ये है कि यहाँ रेप्लिकेसिटी और यहाँ पे सेकंड हैंड फ़ोन्स की मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है और किड्स की मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है। न्यू प्रोडक्ट के साथ अगर प्राइसिंग करेगा एप्पल तो शायद मार्केट में लॉन्च होने से पहले ही फेल हो जाए। इसी तरीके से कुछ जगह पे नेचर ऑफ प्रोडक्ट भी होता है। वॉल्स फॉर एग्जांपल, वॉल्स ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अपने हाथ में रखा, क्योंकि उसको अंदाज़ा है कि अगर मैंने ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किसी और को दे दिया और मेरी प्रोडक्ट ख़राब हुई तो गालियाँ मुझे पड़ेंगी। ठीक है, मार्केट मेरी ख़राब होगी क्योंकि इस वक्त मैं मार्केट लीडर हूँ, लेकिन मार्केट लीडर एट वेरी एज हूँ। ठीक है ना, जब स्टार्ट हुआ था तब नहीं, लेकिन अब उसको पता है कि मेरे पास हैवी कंपटीशन है और अगर ज़रा से मेरी चूक हुई तो मैं ओवरकम हो जाऊँगा। सेकंड जो मेरा इंटरमीडिएट, मेरा जो सेकंड कॉम्पिटिटर है वो मुझे फ़ौरन ओवरकम कर लेगा। तो 3 चीज़ों पर डिपेंडेंट है। कॉस्ट आप कितनी बेयर कर सकते हो, कितना पावर आपको डिस्ट्रीब्यूशन में चाहिए और नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केट क्या है। तो डेफिनेशन इसकी क्या है मार्केटिंग चैनल की, कि वो इंडिविजुअल एंड फर्म जो प्रोडक्ट को कस्टमर या इंडस्ट्रियल यूज़र तक पहुंचाने में काम करते हैं फ्रॉम पॉइंट ऑफ यूज़, फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोडक्ट टू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से लेके पॉइंट ऑफ कंजप्शन तक पहुंचाने के लिए जो भी फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स काम कर रहे होते हैं वो बेसिकली हमारे मार्केटिंग चैनल के नाम है। आपको ये वर्ड मार्केटिंग जो है वो परसेप्शन ऑफ मार्केटिंग से आपने चेक कर लिया होगा, लेकिन मार्केटिंग बेसिकली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए बड़ी हुई है। मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग का फ़र्क यहाँ पे अवेजा कर दिया गया कि यहाँ पर मार्केटिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ है। तो हमने सप्लाई चेन जब पढ़ना शुरू की थी तो हमने एक डेफिनेशन बहुत मरतबा रिपीट की थी कि सप्लाई चेन कंसिस्ट ऑफ ऑल पार्टीज इन्वॉल्व इन फुलफिलिंग अ कस्टमर्स रिक्वेस्ट। तो अब वो पार्टीज़ जो पॉइंट ऑफ कंजम्पशन और पॉइंट ऑफ ओरिजिन के दरमियान काम कर रही हैं, हम उनको मार्केटिंग चैनल्स कहें।
हमारी सप्लाई चेन के अंदर सब स्टार्ट कैसे हुई थी? सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, कस्टमर्स। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के बाद होलसेलर्स भी डाल दें तो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स आर बेसिकली आवर मार्केटिंग चैनल। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स क्या हैं इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एंड सबसे कॉमनली यूज दैट इज़ कॉल्ड मिडलमैन। ठीक है, मैन्युफैक्चरर और एंड यूज़र मार्केट के दरमियान ये एक ब्रिज होता है। इसकी आफादियत या इसकी अहमियत का अंदाज़ा मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल से दे सकता हूँ कि मैक्रो जो था, मैक्रो उसने कोशिश की थी कि वो सब्जियां और फल जो है वो डायरेक्टली कस्टमर मार्केट से ख़रीद के कस्टमर्स को पहुंचा दे, मिडलमैन के जो इंटरमीडिएटरी है उसको अवॉइड करे। आज मैक्रो का नाम ख़त्म हो गया सिर्फ इस गलती की वजह से, क्योंकि मिडलमैन को जब उसने छेड़ा तो फिर मिडलमैन जो है वो उन्होंने अपनी फंक्शनैलिटी को रोक दिया, अपने काम को रोक दिया, एक पूरा सीज़न ख़राब होने दिया इस पर्टिकुलर फल का। लेकिन इतना नुकसान दिया मैक्रो को कि मैक्रो को आखिरकार अपने आप को सेल ऑफ करना पड़ा। तो मिडलमैन हर इंडस्ट्री में पाए जाते हैं, हर चीज़ में पाए जाते हैं, हर प्रोडक्ट में पाए जाते हैं। आप अगर किसी प्रोडक्ट के साथ इनकॉर्पोरेट हो तो आपको अंदाज़ा होगा, जैसे कोरुगेटेड कार्टन हैं, पेपर्स हैं, या जितनी भी क्रॉप्स हैं, इनमें मिडलमैन पाए जाते हैं कि जो पावरफुल होते हैं, कि जिनकी मार्केट में सुनी जाती है और जिनकी ज़बान पे प्रोडक्ट बिक्री होती है। तो ऐसे मिडलमैन्स का रखना ज़रूरी होता है मार्केट के अंदर। फिर आते हैं उनसे थोड़े पावरफुल एंड लीगली अप्रूव्ड, उनको कहते हैं हम एजेंट और ब्रोकर। आपने इन एजेंट्स एंड ब्रोकर्स का नाम रियल एस्टेट में बहुत सुना होगा, लेकिन कुछ कंपनीज भी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए या अपने प्रोडक्ट को बेचते वक्त एजेंट्स या ब्रोकर्स रखती हैं। इसकी वजह क्या है? अब एजेंट्स, ब्रोकर्स और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर, एक्सक्लूसिव एजेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखो, आप मॉल्स जाते हो, आपके अपने ऑफिस में सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगे हुए हैं। हमारे पास मैकडॉनल्ड्स में बहुत सारे लगे हुए हैं। तो इन सिनेरियोज़ में हम जिन कंपनीज़ के साथ डील कर रहे हैं ना, वो इधर जर्मनी में बैठी है, सऊदी अरब में बैठी है, यूएई में बैठी है, ओमान में बैठी है, डिफरेंट, लेकिन उनके एजेंट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। वो एजेंट्स होल एंड सोल अपना कोई और काम कर रहे हैं, कोई रबड़ बना रहा है, कोई पाइप्स बना रहा है, लेकिन उन्होंने ब्रोकरी ली हुई है उस प्रोडक्ट की। अब पाकिस्तान की मार्केट को समझना, पाकिस्तान की चीज़ों को समझना उनका काम है। मैं आपको एक एग्जांपल से ना इस चीज़ को समझाता हूँ। सपोज़ कि एजेंट या ब्रोकर नहीं है और आपको अपने ऑफिस के लिए एक HVAC सिस्टम परचेज़ करना है। तो सबसे पहला तो आपको जो डिफ़िकल्टी फेस होगी वो होगी लैंग्वेज बैरियर। उनकी लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आ रही होगी, आपकी लैंग्वेज उनको नहीं समझ में आ रही होगी। फिर आपका कंसल्टेंट उनके कंसल्टेंट के साथ अलाइन हो अपनी रिक्वायरमेंट बताने के लिए। HVAC खरीदते हो ये नहीं होता कि 1.5 टन का भेज दो, 1 टन का भेज दो। उसमें बड़ी रिक्वायरमेंट्स होती है, कितना हीटिंग लोड चाहिए, कितना कूलिंग लोड चाहिए, कितना एरिया है, मेरे पास रखने की जगह कैसी है, कौन सा डिज़ाइन चाहिए, डक्टिंग की क्या टाइप है वगैरह, ये सारी इंजीनियरिंग का अंदर। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अपनी स्पेसिफिकेशन उसको बतानी है। फिर वो स्पेसिफिकेशन बताने के बाद आपको कोटेशन भेजेगा, अपना प्रपोजल भेजेगा, आप उसको अप्रूव कराओगे। फिर पेमेंट टर्म्स का मसला कि कौन सी बैंक, मैं आपको बताया था बैंक्स के अंदर जब हम LC डिस्कस कर रहे थे तो मेरा बैंक आपके बैंक को कंफर्म नहीं करता, आपका बैंक मेरे बैंक को कंफर्म नहीं करता, फिर एक और बैंक ऐड होता है, फिर डॉक्यूमेंट्स, फिर ये वो एक लेंदी प्रोसेस है। इसको ख़त्म करने के लिए कंपनीज ने क्या किया, पूरी दुनिया में हर मुल्क के अंदर अपने एजेंट्स बना लिए। उन एजेंट्स का काम क्या, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है तो उसको फुलफ़िल करना, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करना, उसको मतलब अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना और अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने का काम एजेंट्स एंड ब्रोकर कर रहे होते हैं। इस पर वो छोटी सी नॉमिनल सी फीस चार्ज करते हैं, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन बहुत बड़ी होती है ना, $1000s होती है। अगर उसमें 2-4% भी मिल जाए तो पाकिस्तान रुपीज़ में काफ़ी अमाउंट हो जाता है। और ऐसे ट्रांजेक्शन अगर बढ़ती जाएँ तो एजेंट्स एंड ब्रोकर्स का फ़ायदा होगा। फिर आता है एक इंटरमीडिएटरी जिसका नाम कहते हैं होलसेलर। होलसेलर को हमने अक्सर अपनी मार्केट्स में देखा है कि प्रोडक्ट के होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स नहीं हैं। अब रिटेलर और होलसेलर में सबसे मेजर फ़र्क है SKU का। होलसेलर छोटा SKU नहीं बेच रहा होता। एक टॉफ़ी का एग्जांपल ले लें तो होलसेलर के पास पूरा उसका पैकेट है, डब्बा है, वो आपको डब्बा बेचेगा, एक एक टॉफ़ी करके नहीं बेचेगा। तो इसी तरीके से होलसेलर और रिटेलर में सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फ़र्क तो SKU का होता है। होलसेलर बड़े SKU में काम कर रहे थे, अब अभी भी होलसेलर बल्क SKU में काम नहीं कर रहा, पैलेट नहीं मांग रहा, पैलेट नहीं बेच रहा, कार्टन का पूरा कार्टन नहीं बेच रहा, लेकिन अगर कार्टन में से पैकेट्स निकल रहे हैं तो पैकेट बेचेगा।
पैकेट से छोटा जो सिंगल पीस है वो नहीं बेच सकता होलसेलर। और होलसेलर वो कंपनीज रखती क्यों है? क्योंकि सबसे पहला तो होलसेलर आपको एक फंक्शन प्रोवाइड करते हैं कि जिसको हम कहेंगे एडवांस परचेज। सही, एडवांस सेल अगर जिन कंपनीज में हो रही होती है तो उसमें होलसेलर का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो उनसे बल्क अमाउंट परचेज कर लेते हैं और कैश पेमेंट कर देते हैं, तो आपके पास लेस हैसल होता है, आपको ज़्यादा रिटेलर से बात नहीं करनी पड़ती, आप चंद होलसेलर के साथ अपना पूरा प्रोडक्ट मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हो। फिर आता है रिटेलर और होलसेलर का पहला फ़र्क मैंने आपको बताया कि वो SKU का, स्टॉक कीपिंग यूनिट का, रिटेलर सिंगल पीस भी बेचता है, होलसेलर सिंगल पीस नहीं बेचता। और रिटेलर जो है वो सबसे एंड कड़ी है सप्लाई चेन की। पूरी सप्लाई चेन में कस्टमर से पहले जो आखिरी कड़ी होगी ना वो रिटेलर के साथ, चाहे वो अपने आप को रिटेलर कहे या ना कहे, हमारी सप्लाई चेन के मुताबिक, हमारी डेफिनेशन के मुताबिक वो रिटेलर है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटर जो है और होलसेलर में फ़र्क क्या है? मैंने आपको बताया होलसेलर की कंपनी के साथ लायबिलिटी बहुत कम होती है, वो आता है बल्क में परचेज करता है, अपने पास प्रोडक्ट मंगाता है, दैट्स इट। बट डिस्ट्रीब्यूटर का जो है वैरायटी ऑफ फंक्शन होता है, व्हेन इट कम्स टू सप्लाई चेन। क्या सबसे पहला फंक्शन तो उसका है कि वो आपकी प्रोडक्ट की वेयर हाउसिंग करता है, फिर आपके प्रोडक्ट की लॉजिस्टिक्स मेंटेन करता है, फिर आपके प्रोडक्ट का कभी कभार सेल भी मेंटेन कर रहा होता है, क्रेडिट तक आगे आपके प्रोडक्ट पे क्रेडिट पीरियड भी दे रहा होता है अपने बिहार पे। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर आपके प्रोडक्ट की बैकबोन बन जाता है। अगर आपने कोई अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर रखा है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर आपकी प्रोडक्ट को, आपकी प्रोडक्शन को, आपकी सेल को चार चांद लगा सकता है, बिकॉज पहले तो उसके पास मार्केट का एक्सपोजर है। डिस्ट्रीब्यूटर का क्वांटम होलसेलर से बहुत बड़ा है। होलसेलर एक एरिया में 4-5 हो सकते हैं, बट डिस्ट्रीब्यूटर एक जोन में भी एक हो, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है पूरे कराची में एक हो सकता है पूरे सिंध में एक हो, ठीक है ना। तो एक तो उसका क्वांटम बहुत बड़ा है डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर्स के थ्रू सेल कर सकते हैं। यस, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर के थ्रू सेल करते हैं, बट कभी कभार ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पूरे की पूरी सप्लाई चेन, इसमें लॉजिस्टिक्स है, वेयर हाउसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, सेल परचेज है, ये सारी की सारी चीज़ें अपने हाथ में रखता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर का कंपनी के साथ ताल्लुक़ कैसे रहता है? तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी के दरमियान जो है ना एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हो जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटर एक बड़ी अमाउंट का चेक कंपनी को दे देता है स्टार्ट ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट पे, कि जो कंपनी के पास एक बैंक गारंटी बन के रह जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट उठाता है, बेचता है, अपना क्रेडिट साइकिल पूरा करता है और फिर आपको पैसे देता है। फिर इस दौरान वो दूसरा प्रोडक्ट उठाता है, और आखिरी में आता है डीलर। अब डीलर की लायबिलिटी इस पूरी सप्लाई चेन में, इस पूरे इंटरमीडियरी की चेन में सबसे कम होती है। डीलर्स बेसिकली किसी भी मार्केट में किसी भी पॉइंट पे अवेलेबल हो सकते हैं, वो किसी भी प्रोडक्ट के लिए अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन इनकी जो लायबिलिटी है वो सबसे कम है और इनकी ट्रांजिशन टाइम सबसे कम है। ये शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में आते हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए अवेलेबल होते हैं, और ये बेसिकली एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाते हैं बिटवीन सप्लायर एंड कस्टमर और सप्लायर के दरमियान एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाते हैं फॉर शॉर्ट टर्म के लिए। कस्टमर आता है, उसको पता नहीं होता कि कौन सी प्रोडक्ट खरीदनी, डीलर अलाइन करता है उसको, कस्टमर को सप्लायर से मिलाता है और फिर चला जाता है अपना प्रॉफिट मार्जिन लेके। कभी कभार डीलर्स बड़े लेवल के भी होते हैं, प्रोडक्ट ख़रीद लेते हैं फिर कस्टमर को बेचते हैं, बट रहते वो डीलर्स ही क्योंकि उनकी लायबिलिटी शॉर्ट टर्म। अच्छा, हमने सप्लाई चेन में एक बात पढ़ी थी कि रोल ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें की जा रही है ना, ये की क्यों जा रही है, मतलब इतने सारे फंक्शंस को ऐड क्यों किया जा रहा है? सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो इंटरमीडिएट कंपनी के लिए कर रहे होते हैं ना, वो होता है फोरकास्टिंग के एरर को कम से कम करना। जितने ज़्यादा इंटरमीडिएट हैं आपके, उतनी आपकी फोरकास्टिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको लेस नंबर ऑफ़ पीपल से डील करना है। आप सपोज़ कि आप एक कंपनी हो जिसकी प्रोडक्शन 100 टन्स पर मंथ है, ठीक है। आपके पास डीलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, और आपके कुछ बड़े रिटेलर्स भी हैं, इम्तियाज़ टाइप के और हाइपरस्टार टाइप के। तो आपको मार्केट के रिस्क से एक्सपोजर कम से कम है। क्यों? क्योंकि वो आपको अपनी मंथली डिमांड बेचते रहें। इम्तियाज़ है, हाइपर है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, आपको अपनी मंथली डिमांड्स बेच रहे हैं। आप उन डिमांड्स की बेस पे आगे प्रोडक्शन कर रहे हो। आपका मार्केट से, कस्टमर से एक्सपोजर बिल्कुल ना होने के बराबर है। वर्जेस अगर ये इंटरमीडिएटरी नहीं है और आपको पूरी की पूरी 100 टन मार्केट में जाके बेचनी है, तो
कस्टमर के डायनामिक्स, कस्टमर का फ्लो, कस्टमर की जोग्राफी, कस्टमर की साइकोग्राफी आपको बहुत अरसे के बाद समझ में आएगी, और जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक आपके पास फोरकास्टिंग एक्यूरेट नहीं हो पाएगी। आप हर मरतबा शक की बुनियाद पर बनाओगे, हर मरतबा जो है प्रोडक्शन करते वक्त आपको डर ही होगा कि जितना मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ उतना बिकेगा भी, या ऐसा ना हो कि ये सारा माल मुझे वापस उठाना पड़े या सारा माल ऑब्सोलीट हो। तो ये जो इंटरमीडिएट्स होते हैं ना, ये आपके लिए बहुत सारे रिस्क एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क। अब आपसे प्रोडक्ट ले लिया, आप होलसेलर को जानते हो कि होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर में 60 दिन में पेमेंट कर देगा। हालांकि अगर वो प्रोडक्ट 60 दिन में नहीं बिकी तो भी वो सारा रिस्क होलसेलर का, रिटेलर का या डिस्ट्रीब्यूटर का है। तो 60 दिन के बाद वो लायबल है कंपनी को पेमेंट करने की। तो वो मार्केट रिस्क उठा रहे हैं आपके लिए होलसेल रिस्क उठा रहे हैं, आपके लिए रिटेल रिस्क उठा रहे हैं, आपके लिए कंज्यूमर रिस्क उठा रहे हैं। और एक आगे जाके हम डिस्कस करेंगे जो इनके फंक्शन से 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है वो कर रहे हैं, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि बेसिकली आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन और आपकी प्रोडक्ट आपके कस्टमर को सेटिस्फाई करने का काम भी आपके इंटरमीडिएट ही कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि हाउ इंटरमीडिएट्स क्रिएट वैल्यू टू योर प्रोडक्ट इन मार्केट। पहले सिनेरियो के अंदर 4 प्रोड्यूसर्स हैं और 4 उसके कस्टमर हैं, तो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट जो है ना वो 16 होगा। क्यों? क्योंकि हर कस्टमर को हर प्रोडक्ट, हर मैन्युफैक्चरर के साथ कांटेक्ट में आना है और हर मैन्युफैक्चरर को हर कस्टमर के साथ कांटेक्ट में आना है। तो ये एक वेब बन जाएगा कॉन्टेक्ट्स का, कि जिसके अंदर डिलेज भी आएंगे, जिसके अंदर डिस्क्रिपेंसीज भी आएंगी, जिसके अंदर प्रॉब्लम्स भी आएंगी। बट एक इंटरमीडिएट ऐड करने, सिर्फ एक इंटरमीडिएट ऐड करने से वो कॉन्टेक्ट्स हाफ हो गए, वो वेब आधा हो गया। चारों कस्टमर उस एक इंटरमीडिएट को जानते हैं और चारों सप्लायर्स उस एक इंटरमीडिएट को जानते हैं। हम इन सप्लायर्स का कस्टमर के साथ ताल्लुक़ हो या कस्टमर को जाने ये ज़रूरी नहीं है। आप लोगों में से जितने भी लोग एक्सपोज हैं जेनसेट से या जनरेटर से, उनको अंदाज़ा होगा कि ये ओरिएंट, ये कैटरपिलर, ये अलाइट रेंटल, ये SM जाफर, ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, पर्किंस के, कैटरपिलर के और कमिंस के। ठीक है, अब कमिंस नहीं जानता पाकिस्तान में कि वो किस किस के साथ सेलिंग कर रहा है, किस किस के साथ डीलिंग कर रहा है, वो सिर्फ ओरिएंट को जानता है। ओरिएंट जो है वो उसको मंथली रिक्वायरमेंट्स भेज रहा है, ओरिएंट ये बता रहा है कि आपकी कितनी चीज़ें सेल हो गई, ओरिएंट ये बता रहा है मार्केट की डायनामिक्स कैसे चेंज हो रही हैं, कैसे लोग हाइब्रिड इंजन की तरफ जा रहे हैं, गैस इंजन की रिक्वायरमेंट 0 होती जा रही हैं, डीजल इंजन में भी चूँकि अब अचानक डीजल की प्राइस नीचे आई है तो डीजल इंजन की डिमांड बढ़ जाएगी वगैरह वगैरह। ये सारे डायनामिक्स, ये सारी चीज़ें कमेंट्स USA को ओरिएंट बता रहे हैं। तो ये एक की फंक्शन होता है इंटरमीडिएट का, इंटरमीडिएट रखने का, इंटरमीडिएट प्रोवाइड करने का एक की फंक्शन होता है। और आपको एक और अच्छी एग्जांपल दूँ कि आजकल आप जो यामाहा की बाइक देख रहे हैं, इससे पहले भी यामाहा आती थी, बिल्कुल आती थी, 100 में आती थी, 76 में भी आती थी, बट यामाहा उसको खुद प्रोड्यूस कर रहा था नहीं, दाऊद हरकुलिस ग्रुप प्रोड्यूस कर रहा था और दाऊद यामाहा के नाम से वो बिक रहे हैं। ठीक है, तो यामाहा को कोई फिक्र नहीं थी कि मेरी मार्केट कैसे चेंज हो रही है। लेकिन जैसे ही यामाहा ने देखा कि मार्केट के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं और अब दिस इज़ द राइट टाइम टू एंटर द मार्केट, उन्होंने दाऊद हरकुलिस से अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया और ख़ुद एज यामाहा पाकिस्तान में आ गए। अब वो खुद बना रहे हैं, खुद बेच रहे हैं और सारी मार्केट से खुद एक्सपोज है। तो इंटरमीडिएट सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका फंक्शन बना रहा होता है ना, वो आपकी ट्रांजेक्शन्स को मिनिमाइज़ करने का फंक्शन है, जिसके ज़रिए आपकी ट्रांजेक्शन्स मिनिमाइज़ हो जाती हैं, आपका मार्केट से रिस्क मिनिमाइज़ हो जाता है, मार्केट से एक्सपोजर भी मिनिमाइज़ हो जाता है। क्योंकि अब इंटरमीडिएट जो फेज़ दिखा रहा होता है वही आपको नज़र आ रहा होता है, चाहे वो फॉल्ट हो चाहे वो ठीक हो। लेकिन ये रिस्क आपको उठाना पड़ता है जब आप मार्केट में, किसी नई मार्केट में एंटर हो रहे हो। तो अब हम बात करते हैं कि इंटरमीडिएट हमारे लिए किन किन टाइप के फंक्शंस कर रहे हो। तो बेसिक जो ब्रॉड फंक्शंस हैं ना वो 3 हैं। 3 फंक्शंस इंटरमीडिएट हमारे लिए मार्केट के अंदर कर रहे हो। सबसे पहला जो फंक्शन है ना वो है ट्रांजैक्शन। हमने जो रिलेशनशिप्स में बात की थी ना, उसमें भी हमने ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप की बात की थी। अब ट्रांजैक्शनल फंक्शन क्या है? सबसे पहला फंक्शन तो ये है कि वो आपके लिए वो आपकी प्रोडक्ट को बाय कर रहा है, ठीक है, रीसेल करने के लिए।
आपसे प्रोडक्ट बाय कर रहा है रीसेल करने के लिए। अब आपके लिए नंबर ऑफ़ कस्टमर्स कम हो गए अगर आपने इंटरमीडिएट रखा। सपोज़ कि आपकी प्रोडक्ट 100 कस्टमर्स को जा रही थी, आपने 2 होलसेलर रख दिए, वो 2 होलसेलर 100 कस्टमर्स को डील कर रहे हैं, आपकी टेंशन ख़त्म। अब आपको सिर्फ 2 होलसेलर्स को डील करना है, 2 होलसेलर से ट्रांजेक्शन देखनी है, 2 होलसेलर के साथ सेलिंग एंड बाइंग एग्रीमेंट देखने हैं, फिर वो आपके प्रोडक्ट को आपके बिहाफ पे सेल कर रहा है, ठीक है, आपके प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, आपके पोटेंशियल कस्टमर्स को कांटेक्ट कर रहा है, मार्केट्स बना रहा है। सबसे बड़ा जो फंक्शन है ना इंटरमीडिएट का, वो मार्केट्स बनाना है। आपने देखा होगा जहाँ भी होलसेल हो रही होती है प्रोडक्ट की, वहाँ एक बड़ी मार्केट होती है जिसमें सारे होलसेलर्स बैठे होते हैं। तो अब दवाई की कंपनी है फॉर एग्जांपल, जो मेडिसिन बना रही है, उसको अगर अपने प्रोडक्ट की फीडबैक लेनी है तो पूरा कराची नहीं घूमना, उसको सिर्फ उस मार्केट में जाना है, कस्टमर से मिलना है, कस्टमर से फीडबैक लेना है, आ जाना है। एक फंक्शन बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें। अब आपके पास होलसेल की मार्केट है, आपको पता है क्या, मेरा प्रोडक्ट इस होलसेल की मार्केट के जरिए पूरे कराची में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो अगर मुझे अपने प्रोडक्ट में कोई चेंज लाना है, अपने प्रोडक्ट के अंदर कोई ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, या अपने प्रोडक्ट को सिर्फ ट्रेस ही करना है कि मेरा प्रोडक्ट बेसिकली मार्केट में जा सही रहा है या नहीं, तो आपको पूरे कराची नहीं घूमना, आपको सिर्फ उस मार्केट पर जाना है और आपको पता चल जाएगा कि आपके प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, कस्टमर कैसे परसीव कर रहे हैं, कस्टमर्स में क्या चेंजेस चाहते हैं वगैरह। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ट्रांजेक्शन फंक्शन में है वो है रिस्क टेकिंग। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। अगर आप एक सप्लाई चेन पर्सपेक्टिव से देखो ना, तो होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स बेसिकली आपके प्रोडक्ट का रिस्क एब्जॉर्ब कर रहे हो। अब वो रिस्क मार्केट एक्सपोजर का भी हो सकता है, वो रिस्क सेलिंग एंड बाइंग का भी हो सकता है, वो रिस्क रिटर्न्स का भी हो सकता है, वो रिस्क कस्टमर फीडबैक का भी हो सकता है, वो रिस्क ऑब्सोलेंस का भी हो सकता है, वो रिस्क टेम्परेचर अब्यूज़ का भी हो सकता है, यू नेम इट। आपकी प्रोडक्ट के साथ अगर 100 किस्म के रिस्क एक्सपोज है ना, तो 90 रिस्क जो है ना वो आपके इंटरमीडिएट्स एब्जॉर्ब कर जाते हैं व्हेन दे आर डूइंग अ ट्रांजेक्शन फंक्शन विद यू। फिर आता है लॉजिस्टिकल फंक्शन। सबसे पहला एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो आपकी प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाना आपके इंटरमीडिएट का काम होता है। अगर इंटरमीडिएट ना हो तो एक हेडफोन जो लाहौर में बन रहा है वो कराची में कभी डिस्ट्रीब्यूट ही ना हो। क्यों? क्योंकि लाहौर का बंदा कराची कभी नहीं आएगा, लाहौर का बंदा कराची में कभी काम नहीं करेगा। लेकिन हाँ, वो होलसेलर के साथ या रिटेलर के साथ या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ज़रूर काम कर लेगा, जो बेशक कराची में काम कर रहा हो, अंदरून सिंध में काम कर रहा हो, अंदरून पंजाब में काम कर रहा हो। यहाँ मैं आपको एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि कुछ कंपनीज़ का मर्जर एंड एक्विजिशन ही इस बेस पे हुआ है कि उन मतलब सेकंड पार्टी के सेकंड कंपनी के इंटरमीडिएट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल दूंगा टैंक की। जब टैंक पाकिस्तान में लॉन्च हुआ तो क्राफ्ट फूड्स का नाम नहीं था, क्राफ्ट फूड्स से उन्होंने एक एजेंसी ले ली थी और यहाँ पर टैंक पाकिस्तान अंडर अम्ब्रेला ऑफ लेक्सन ग्रुप ऑफ कंपनीज बनता रहा। इस कंपनी का नाम था क्लोवर पाकिस्तान। 30 साल तक टैंक बनता रहा, टैंक की डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत स्ट्रॉन्ग हुई। जब क्राफ्ट को पाकिस्तान में आना था उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट काम किया कि टैंक को वापस एक्वायर कर लिया। क्लोवर से तकरीबन 60 टाइम्स महंगा, 60 टाइम्स महंगा उन्होंने क्लोवर को ख़रीदा, सिर्फ इसलिए कि वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को एक्वायर कर सकें अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए। तो लॉजिस्टिकल फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है अगर आप सप्लाई चेन पर्सपेक्टिव से देखो। तो उसमें सबसे पहले सॉर्टिंग, स्टोरिंग, सॉर्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग। कंपनीज तो कार्टन में मैन्युफैक्चर कर लेती हैं, हर प्रोडक्ट को अपने कार्टन के हिसाब से मैन्युफैक्चर कर लेती हैं। अब वो कार्टन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहाँ पे पूरे कार्टन बिकेंगे, कहाँ पे कार्टन खोल के बिकेंगे, कहाँ पे कस्टमर जो है वो एक प्रोडक्ट खरीदना। अब जैसे टैंक की बात कर लेता हूँ मैं, आपसे टैंक ही डिस्कस हो रहा है। तो टैंक जो प्रोड्यूस होता है ना वो कार्टन में होता है, लेकिन सेल जो है वो साशे में होता है। अब कार्टन और साशे के दरमियान इसका एक और एसक्यू है जिसको हम लड़ी कहते हैं। लड़ी थी 12 की, मतलब 12 पीस होते हैं एक लड़ी। अब ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर डिसाइड करता है, आपका होलसेलर डिसाइड करता है कि किन दुकानों पे लड़ी रखी जाएगी, किन दुकानों पे पूरे कार्टन बिकेंगे और किन दुकानों पे साशे बिकेंगे लेकिन मिक्स होकर। मतलब आपका एक एसक्यू सपोज नहीं चल रहा, लेमन नहीं चल रहा, तो ये लोग कार्टन खोलते हैं, 10 ऑरेंज के साथ 2 लेमन लगा के प्राइस कम करके बेच रहे हैं। तो ये सारे फंक्शन जो हैं, ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल, ऐसे कई 100 एग्जांपल्स आपको मार्केट में मिल जाएंगी जब आप लॉजिस्टिकल फंक्शन देख रहे होगे इंटरमीडिएट। तो जब इंटरमीडिएट्स का फंक्शन आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो आपके प्रोडक्ट को सॉर्ट कर रहे हैं, सेग्रीगेट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं आपके लिए। फिर आता है फैसिलिटेटिंग फंक्शन। ये फंक्शन मेरा फेवरेट है।
अब आपको मैं इसको समझाते वक्त ना मैं एग्जांपल देता हूँ। हुआवे पाकिस्तान ने अपना एक नया फ़ोन बनाया, सपोज मेट 30 प्रो बना के, ठीक है, मार्केट में आया, उन्होंने हुआवे स्टोर पर रखा, हर आदमी आ रहा है, देख रहा है, प्राइस देख रहा है, भाग जाता है। ऐसे ही होगा हुआवे के स्टोर पर। अब आप परेशान, ऐसा क्यों हो रहा है? अब आपने उसको लोकल चैनल से डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, ठीक है, फैसिलिटेटिंग फंक्शन लिया आपने, 4 5 10 दुकानों पे अपना प्रोडक्ट रखा और बोला उसको बेचो। अब कस्टमर आया, कस्टमर के पास रेंज है, दुकानदार को पता है इस कस्टमर के पास रेंज है, तो उसके कस्टमर ने कहा यार मुझे आईफोन दिखाओ। बोला यार आप आईफोन आप पुराना ले रहे हो, मैं आपको उसी प्राइस पर नया फ़ोन दिखाऊँ कि जो नया भी होगा, वारंटी भी होगी, प्राइस भी सेम होगी और फंक्शंस भी ज़्यादा होंगे। वो कहेगा ठीक है, वो मेट 30 प्रो निकाल के दिखाता है, डिस्क्रिप्शन समझाता है, सारी स्पेसिफिकेशन समझाता है, प्रोज एंड कॉन्स समझाता है, कस्टमर खरीद लेता है। तो आप देखो कि आपके प्रोडक्ट के लिए एक दुकानदार जिसको आप रिटेलर बना के रखा है, या जिसको होलसेलर या जिसको डिस्ट्रीब्यूटर बना के रखा है, वो फैसिलिटेटिंग फंक्शन भी बता रहा है। मीन्स वो कस्टमर को फैसिलिटेट भी कर रहा है, कस्टमर का फीडबैक भी ले रहा है, कस्टमर के फीडबैक के ज़रिए आपको मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन एंड रिसर्च भी दे रहा है, प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहा है, प्रोडक्ट के अंदर के प्रोज एंड कॉन्स बता रहा है। आपने आजकल देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे जो है वो आपको प्रोडक्ट टेस्ट करके बताते हैं, तो आपके प्रोज एंड कॉन्स भी आपको निकाल के दे रहा है, आपके फाइनेंसिंग भी कर रहा है, क्योंकि अगर उसकी क्रेडिट टर्म है उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आपको वो पैसे दे देता है, कस्टमर को बेशक क्रेडिट पे बेच रहा होता है वो प्रोडक्ट। या सपोज दराज है, आपसे प्रोडक्ट खरीद ली, कस्टमर को जो है वो 12 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट पे दे दी। अब इंस्टॉलमेंट का रिस्क तो दराज का है ना, आपको कंपनी को तो पता भी नहीं है कि मेरी प्रोडक्ट इंस्टॉलमेंट पे भी बिक रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और ये ज़्यादातर आपको उन चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी होता है जो इंडस्ट्रियल ग्रेड के प्रोडक्ट्स होते हैं। अब कस्टमर्स मार्केट से या कस्टमर प्रोडक्ट से इतना अवेयर नहीं होते, इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रोडक्ट की जब बात करूँ, लेकिन वो अवेयर तब होते हैं जब बीच में एक फैसिलिटेटर आता है कि जो उस प्रोडक्ट की अफादियत, मतलब बहुत सारे सिनेरियो में आपको फ्री सैंपल भी दे देता है कि आप ये सैंपल लेके जाएं, लगाएं, चेक करें, अगर आपको पसंद आएगा तो आप ऑर्डर कर दीजिएगा। तो ये सारा रिस्क कौन बेयर कर रहा होगा? ये आपके इंटरमीडिएट्स बेयर कर रहे होगा। कंपनी का इन रिस्क से कोई ताल्लुक नहीं होता। कंपनीज अपने पैसे लेती है इंटरमीडिएट से, और कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करती है। ये जो आपको सैंपल्स मिल रहे हैं, ये जो आपको फ्री सैम्पलिंग मिल रही है, ये जो आपको एक्सटेंडेड सर्विसेज मिल रही हैं, अब आपने AC खरीदा, कंपनी ने तो आपके अपने इंटरमीडिएट से कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया कि वो एक्सटेंडेड लाइबिलिटी देगा या वो इंस्टॉलेशन फीस देगा। कंपनी का एक फिक्स है कि आपने सेल करनी है, मैं आपको सेल पर इतना प्रॉफिट दूँगा। ये आपको एक्सटेंडेड लाइबिलिटीज़, आपको घर तक पहुंचाने की सर्विस, आपको इंस्टॉलेशन फ्री, ये सारे इंटरमीडिएट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इंटरमीडिएट्स बहुत वे फ़ायदा दे रहे होते हैं, कस्टमर्स को भी फ़ायदा दे रहे होते हैं, कंपनीज को भी फ़ायदा दे रहे होते हैं। तो अब मार्केटिंग चैनल्स दो तरह के हम यूज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ मार्केटिंग चैनल हमने पढ़ ली, लेकिन इनकी जो एसोसिएशन है वो डायरेक्ट भी होती है, इनडायरेक्ट भी होती है। डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल वो है जिनमें कंपनीज का होल एंड सोल ताल्लुक होता है एक डिस्ट्रीब्यूटर का, और डिस्ट्रीब्यूटर का होल एंड सोल ताल्लुक होता है एक ही कंपनी के साथ। ये डायरेक्ट चैनल्स कहलाते हैं। और इनडायरेक्ट चैनल्स क्या, आपने अपनी प्रोडक्ट उठाई और मोरे मार्केट में रख दी, अब हर कोई आपकी प्रोडक्ट बेच सकता है, ऐसे चैनल्स को हम इनडायरेक्ट चैनल्स कहते हैं। तो कंज्यूमर मार्केट के B2C, बिजनेस टू कस्टमर मार्केट के चैनल्स की कोई इस स्लाइड में डिफाइन किया गया है कि या तो प्रोड्यूसर डायरेक्ट कस्टमर को बेच दे या कंज्यूमर को बेच दे। ऐसे प्रोडक्ट जिन्हें नीश प्रोडक्ट होते हैं, महंगे प्रोडक्ट होते हैं कि जिनमें कस्टमाइजेशन कस्टमर की तरफ से रिक्वायर्ड होती है और इनके वॉल्यूम्स बहुत लो होते हैं, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टली कंज्यूमर को कांटेक्ट करता है और कंज्यूमर डायरेक्टली प्रोड्यूसर के साथ इन कांटेक्ट होता है अपनी प्रोडक्ट के लिए। फिर कुछ प्रोडक्ट्स के जिनके अंदर रिटेलर्स इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्ट को बेचने के लिए। जितने भी गाड़ियाँ बिक रही हैं वो सुजुकी की रिटेल के ज़रिए बिक रही हैं, जितने भी पेट्रोल पंप चल रहे हैं वो रिटेल ऑपरेशंस के ज़रिए चल रहे हैं। कंपनी अपने कुछ इसमें से जो पेट्रोल पंप्स होते हैं वो कंपनी ऑपरेटेड होते हैं, कुछ पेट्रोल पंप जो है वो इंडिविजुअल ऑपरेटेड होते हैं। लेकिन दोनों सिनेरियोज़ में ये रिटेल ऑपरेशन कहलाता है कि एक मैन्युफैक्चरर है, फिर रिटेलर है और फिर कस्टमर है, और कोई इंटरमीडिएट नहीं है, होलसेलर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कोई और नहीं है, सिर्फ मैन्युफैक्चरर है, वो रिटेलर को बेच रहा है और रिटेलर जो है डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच रहा है। इसमें गाड़ियों की एग्जांपल आ सकती है, इसमें पेट्रोल की एग्जांपल आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आता है होलसेलर का फंक्शन। जितनी भी चॉकलेट्स बिक रही हैं इम्पोर्टेड, जितनी भी इम्पोर्टेड दवाइयाँ बिक रही हैं, जितने भी इम्पोर्टेड बाम्स बिक रहे हैं, जितनी भी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट बिक रही है, वो ज़्यादातर होलसेलर के फंक्शन के थ्रू बिक रही है।
कंपनीज होलसेलर को बेचती हैं, होलसेलर इंपोर्ट करवाते हैं, होलसेलर कंपनी से कांटेक्ट करते हैं, होलसेलर बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करते हैं। हम रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूटर है, सपोज की चॉकलेट का जो 3-4 मुल्कों को दिख रहा है, तो होलसेलर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट करते हैं और वो फंक्शन प्रोवाइड करते हैं कि इस तरह के प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ होलसेलर है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है और रिटेलर कंज्यूमर को बेचता है, होलसेलर डायरेक्ट कंज्यूमर को भी बेच सकता है। और कुछ तरीके की प्रोडक्ट के जिसमें इंडस्ट्रियल गेट है, जिसके अंदर आपको मार्केट, असल में आपको आपकी मार्केट भी नहीं पता। बेसिकली ये एजेंट्स जिन चीज़ों को बेच रहे होते हैं ना, उनमें मार्केट्स बहुत लिमिटेड एंड सेग्रीगेटेड होती है और मार्केट्स को ढूंढना पड़ता है। ऐसे सिनेरियोज में एजेंट्स होते हैं जो कि होलसेलर्स को या रिटेलर को या डायरेक्ट कंज्यूमर को कांटेक्ट करते हैं। तो B2C के अंदर ये 4 तरीके के चैनल्स यूज होते हैं। प्रोडक्ट AKI एग्जाम्पल, कौन से प्रोड्यूस AKI एग्जाम्पल, मतलब प्रोडक्ट A की एग्जाम्पल। प्रोडक्ट A की एग्जाम्पल कस्टमाइजेबल कार्स हो सकती हैं, बोइंग के एयरप्लेन हो सकते हैं, ठीक है। सारी ऐसी प्रोडक्ट हो सकती है जिनका वॉल्यूम बहुत लो हो, जिनकी प्राइस बहुत हाई हो, जो प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा नीश हो। ऐसे सारे प्रोडक्ट जो हैं वो टाइप ए में आ सकते हैं। इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट चैनल्स ऑफ मार्केटिंग वो होते हैं कि जिनके अंदर कंपनीज या तो किसी एक चैनल के साथ ही काम कर रही हैं, मतलब कंपनी का एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो कंपनी ने ही बनाया है या पहले से ही कंपनी के लिए काम कर रहा था, या ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूटर जो बना उसने कंपनी के साथ एसोसिएशन कर ली, अब वो किसी और के लिए बेच नहीं रहा। ये डायरेक्ट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जांपल हुआवे, मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एग्जांपल में समझा देता हूँ कि हुआवे ने अपने कस्टमर एक्सपीरियंस शॉप्स भी बनाई हुई हैं जहाँ पे हुआवे डायरेक्ट चैनल के जरिए बेच रहा है। प्रोडक्ट आई सबसे पहले उस दुकान पे आएगी जो हुआवे से ओन्ड है, हुआवे एक्सपीरियंस शॉप है, और फिर मार्केट में आएगी। तो पहले सिनेरियो में कि जिसके अंदर प्रोडक्ट कंपनी डायरेक्टली प्रोडक्ट मार्केट में आके बेच रही है अपनी शॉप बना के, ऐसे चैनल्स डायरेक्ट चैनल कराएंगे। और फिर सेकेंडरी बेस पे कंपनी अपने प्रोडक्ट को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करती है, हर रिटेलर की शॉप पे अवेलेबल होता है। ऐसे सिनेरियो में ये इनडायरेक्ट चैनल कहलाएंगे। अच्छा, B2C को हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग। बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग में भी 4 तरीके की आपको इंटरमीडिएट्स या मार्केटिंग चैनल्स नज़र आएंगे। इसमें सबसे पहला तो ये है कि प्रोड्यूसर इंडस्ट्रियल यूज़र को डायरेक्टली बेच रहा है। कंप्यूटर्स की एग्जांपल है, लैपटॉप्स की एग्जांपल है, जिसमें बड़े जो कंपनीज होती हैं वो डायरेक्टली अपने मैन्युफैक्चरर को अपने प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट उनको रिक्वायर होती है उसको मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करती हैं और मैन्युफैक्चरर उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोडक्ट बना के बेच देता है। ऐसे सिनेरियो में प्रोड्यूसर का डायरेक्टली ताल्लुक कंपनी से होता है, इसमें कोई इंटरमीडिएट शामिल नहीं होता। फिर इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर्स कहलाते हैं यहाँ पर, कि जिनके अंदर इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर रखा जाता है प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। अब मैंने आपको अभी ओरिएंट की और कैटरपिलर की एग्जांपल दी थी कि ओरिएंट एनर्जी जो है वो बेसिकली कमिंस के इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर है पाकिस्तान के अंदर, और वो प्रोडक्ट को पाकिस्तान के अंदर एज कंपनी का होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर बन के बेच रहा है। इसमें असेंबलिंग भी शामिल हो गई है, इसमें सर्विसेज भी शामिल हो गई हैं, इसमें आफ्टर सेल्स भी शामिल हो गई है, सब चीज़ें। अच्छा, कुछ जगह पे आप इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रखते क्योंकि आपका वॉल्यूम बहुत बड़ा नहीं होता, आप एजेंट्स के थ्रू सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें इसकी एग्जांपल में आपके सारे HVAC सिस्टम आ गए, SKM है, पेट्रा है, जितने भी आपको कूलिंग सिस्टम मिलते हैं ना, ये सारे एजेंट्स के थ्रू यहाँ पे बिके। और आखिरी और सबसे ज़्यादा अनकॉमनली यूज़, मैं इसको अनकॉमनली यूज़ इसलिए कहूँगा कि ये जो आखिरी टाइप है ना, ये रीजन वाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या रीजन वाइज ऐसा हो सकता है कि एजेंट और इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर दोनों हों, लेकिन एक मुल्क के अंदर ये बहुत रेयर सिनेरियो है कि आपके प्रोडक्ट का एजेंट भी हो और उस प्रोडक्ट का इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर भी हो। हाँ, ये अक्सर उस जगह पे हो सकता है कि जब आपकी प्रोडक्ट लाइन बहुत ज़्यादा सेग्रीगेटेड हो, मतलब आप ट्रक्स भी बना रहे हो, आप गाड़ियाँ भी बना रहे हो, आप हैवी लिफ्टिंग इक्विपमेंट भी बना रहे हो, आप जनरेटर भी बना रहे हो ना, तो ऐसे सिनेरियो में आप कुछ चीज़ें एजेंट के थ्रू बेचते हो जो कि वो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है, या कुछ चीज़ें डायरेक्ट इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, मतलब वो हाइब्रिड किस्म का मॉडल बना लेते हो कि आपको जिससे फ़ायदा हो रहा हो वो प्रोडक्ट वो तरीका यूज़ करो। फिर आती है ई मार्केटिंग। जब ई मार्केटिंग चैनल्स की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि इसमें हम राइट से लेफ़्ट शुरू करते हैं कि
जिसके अंदर आप सबसे पहला तो ये कि आपने ई मार्केट बनाया हुआ, लेकिन आप डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच रहे हो। मतलब डेल ने अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल रखी हैं चीज़ें, कंज्यूमर डेल की वेबसाइट पे जाता है और प्रोडक्ट को ख़रीद लेता है, ठीक है। फिर आता है कमर्शियल एयरलाइन का, कि जो एयरलाइंस होती हैं वो जनरली अपने एजेंट्स के थ्रू काम कर रही होती हैं। एयरलाइंस बहुत कम ऐसी हैं कि जो डायरेक्ट किसी मुल्क में ऑपरेट कर रही हूँ या डायरेक्ट किसी मुल्क में टिकटिंग सर्विस कर रही हूँ। तो एयरलाइंस जनरली अपने एजेंट्स के ज़रिए अपने मतलब इन एजेंट्स में दोनों शामिल हैं, फिजिकल एजेंट्स भी शामिल हैं और ई एजेंट भी शामिल है। अब bookmyticket.com है, ट्रैवल द वर्ल्ड है, 2-3 और मतलब पाकिस्तान की भी 2-3 वेबसाइट्स हैं कि जो कमर्शियल एजेंट्स हैं, वर्चुअल एजेंट्स हैं टिकट्स की एयरलाइन के लिए। तो ऐसे सिनेरियो में जब एक एजेंट हो और कंपनी डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट, अब इन सिनेरियो में भी कंपनी डायरेक्ट प्रोडक्ट भी सेल कर रही है। आप एमिरेट्स की वेबसाइट पे जाके भी टिकट खरीद सकते हो, आप एजेंट के ज़रिए भी टिकट खरीद सकते हो, लेकिन अब इसमें मोड ऑफ पेमेंट डिफरेंट हो जाता है। आपको वेबसाइट से खरीदनी है, आपके पास क्रेडिट कार्ड होना ज़रूरी है, क्रेडिट कार्ड की इतनी बड़ी लिमिट होना ज़रूरी है, वगैरह वगैरह। एजेंट से ख़रीद रहे हो, आप उसको कैश भी दे सकते हो। तो मोड ऑफ पेमेंट चेंज करने के लिए भी कभी कभार इन चीज़ों को ऐड किया जाता है। फिर आता है ई मार्केट के अंदर, जिसके अंदर एक डीलर ब्रोकर को बेच रहा है और डीलर फिर कंज्यूमर। इसमें अब ये ऑटो मैन्युफैक्चरर की इन्होंने एग्जांपल दी। आप पाकिस्तान में अगर आपको हार्ले ख़रीदनी हो या पाकिस्तान के अंदर आपको किसी इंपोर्टेड गाड़ी का पार्ट ख़रीदना हो, तो आप वर्चुअल ब्रोकर से, तो आप एज अ कंज्यूमर तो वर्चुअल ब्रोकर से डील करेंगे, लेकिन वो ब्रोकर डायरेक्ट कंपनी से डील नहीं कर पाता, उसको किसी बड़े ऑटो डीलर से डील करनी पड़ती है। वो ऑटो डीलर बेसिकली कंपनी का डीलर बन के पाकिस्तान में बैठा होता है। इस सिनेरियो में हर वो चीज़ आ जाएगी कि जिसके लिए कंज्यूमर किसी वेबसाइट को या किसी ई मार्केटिंग पोर्टल को कांटेक्ट कर रहा है और वो बड़े डीलर के साथ बात करके बैठे हैं और बड़े डीलर के साथ अपना प्रोडक्ट बना के बैठे हैं। टेलीमार्ट इसमें एग्जांपल आ जाएगा। टेलीमार्ट बहुत सारी चीज़ों का पाकिस्तान में वर्चुअल ब्रोकर है, लेकिन वो पाकिस्तान में डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं कर रहा, वो डीलर्स के थ्रू काम कर रहा है। इसके बाद आ जाती है अमेज़ॉन। अब अमेज़ॉन अलीबाबा आखिरी वाले सिनेरियो में आएंगे कि वो ख़ुद वर्चुअल रिटेलर भी हैं और वो ख़ुद बहुत सारी चीज़ों के ओनर भी हैं, पब्लिशर भी हैं। मतलब जैसे अमेज़ॉन के बुक पब्लिशर का जो मॉडल है, उसमें ये कि अमेज़ॉन अपनी बुक पब्लिशिंग वेबसाइट के ज़रिए भी चीज़ें बेच रहा है और वर्चुअल रिटेलिंग वेबसाइट्स के ज़रिए भी अमेज़ॉन से कांटेक्ट हो रहा है। अब इसमें फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, फुलफिलमेंट बाय कस्टमर, ये सारे सिनेरियोज जो बन रहे हैं ना, ये आखिरी, जिस तरह दराज बहुत सारी चीज़ों में खुद होलसेल कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों में उसने कंज्यूमर मतलब बहुत सारी चीज़ों में उसने होलसेलर रखे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों में लोकल मार्केट के बंदे भी रखे हुए हैं जो अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में जहाँ बहुत सारे तरीक़ों से बिक रहा हो, वो इन लास्ट चैनल में आएगा। फिर हम डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल्स को ज़रा डिटेल में देख लेते हैं। तो कुछ चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए या कुछ चीज़ों को मार्केट में प्रमोट करने के लिए कंपनीज स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बनाती हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल नेस्ले ने एक प्रोडक्ट लॉन्च की जो कि सीरियल था। अब उस सीरियल के साथ उन्होंने लिख दिया कि अगर आपको बेस्ट इसका जायका लेना है और बेस्ट इसका इंग्रेडिएंट एंजॉय करना है तो आप ज़ुकोस का मिल्क यूज़ करें, ठीक है। वो भी अब इस स्ट्रेटेजिक अलायंस के अंदर कभी कभार एक ही कंपनी के 2 प्रोडक्ट होते हैं। जैसे कोलगेट फॉर एग्जांपल है, कोलगेट का टूथब्रश भी है, कोलगेट का टूथपेस्ट भी है। तो अब वो अगर कोलगेट लिख दें कि यार अगर आपको इस टूथपेस्ट से मैक्सिमम फ़ायदा उठाना है तो आप ये टूथब्रश यूज़ करें, और टूथब्रश पे लिख दें कि अगर आपको इससे मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो कोलगेट का फला प्रोडक्ट यूज़ करें। तो इस स्ट्रेटेजिक अलायंस में कभी कभार सेम कंपनीज़ के काम भी होते हैं और कभी कभार इस स्ट्रेटेजिक अलायंस में 2 डिफरेंट कंपनीज़ के प्रोडक्ट भी यूज़ हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप वॉशिंग मशीन खरीदने के, आपने वॉशिंग मशीन के बॉक्सेस पर अक्सर लिखा हुआ देखा होगा कि इट विल सर्व बेस्ट व्हेन यूज बाय एरियल, ठीक है। अब अगर आपने इसमें एरियल यूज़ किया तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स या मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इस सिनेरियो में क्या हुआ, 2 डिफरेंट कंपनीज़ ने एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाया कि तुम वॉशिंग मशीन बना रहे हो, मैं पाउडर बना रहा हूँ, हम दोनों एक स्ट्रेटेजिक अलायंस कर लेते हैं। मैं अपने पाउडर के मोनोग्राम के ऊपर आपके वॉशिंग मशीन का लिख दूँगा कि हमारा प्रोडक्ट मैक्सिमम जो आपको बेनिफिट देगा वो इस मशीन के साथ देगा, और आप अपने मशीन के ऊपर मेरा नाम लिख दें। तो जिस भी चीज़ की सेल हो रही होगी दूसरा प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सेल हो रहा होगा। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट जैसे एक साथ अलायंस हो जाते हैं, जैसे एरियल और कंफर्ट है, नहीं, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स की बात नहीं हो रही।
यहाँ पे ये बात हो रही है दोस्त कि हम एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बना रहे हैं दो प्रोडक्ट को एक साथ बेचने का, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अब ये जो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाई कि नेस्ले एंड जनरल मिल्स ने एक अलायंस बनाया, और अब जनरल मिल्स नेस्ले की कंपनी है या नहीं ये पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि नेस्ले ने अपने सीरियल के ऊपर लिख दिया कि मेरे सीरियल की मैक्सिमम अगर आपको बेनिफिट लेने हैं तो आपको ये दूध इस्तेमाल करना है, और दूध ने अपने उसके ऊपर पैक के ऊपर लिखवा दिया कि अगर आपको इसके साथ कोई सीरियल यूज़ करना है तो आप ये यूज़ करें, ठीक है। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, ये एक सेलिंग चैनल है। इसी तरीके से अगर एरियल ने अपने बॉक्स के ऊपर लिख दिया कि हमारा जो वॉशिंग पाउडर है वो मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो हायर की मशीन के साथ देता है, तो अब आपने हायर की मशीन को प्रमोट किया, हायर ने अपने बॉक्सेस पे लिख दिया कि अगर आपको हमारी मशीन से मैक्सिमम एफिशिएंसी यूज़ करनी है तो आप एरियल प्रोडक्ट। तो ये कभी कभार मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी होती है और कभी कभार प्रोडक्ट सेलिंग स्ट्रेटेजी भी होती है। कैसे? अब नेस्ले को हो सकता है कि इस सीरियल से कोई ख़ास फ़ायदा ना होगा, लेकिन नेस्ले ने अपनी ब्रांडिंग जब ग्लूकोज पे की तो ब्रांडिंग के उसको जो पैसे मिले उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। इसका एक और वजह जो हम कॉमनली भी देखते हैं कि जैसे आपने HP का प्रिंटर लिया, अब HP का प्रिंटर लिया तो आपको HP के ही कार्टेज लेने हैं, वरना वो कहेंगे कि यार हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसकी एक और अच्छी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे सुजुकी है। अगर आप सुजुकी की गाड़ी लेते हैं आपको अब 3 साल की वारंटी मिलती है, बट आपने देखा होगा वो वारंटी क्लेम के ऊपर लिखा होता है कि अगर आपने इस वारंटी को यूज़ करना है तो आपने 3 साल तक इस गाड़ी को सुजुकी के स्टेशन से सर्विस कराना है और आपके इंजन में सुजुकी का ही ऑयल डलेगा। मीन्स 3 साल तक एटलीस्ट आप बाउंड हो गए सुजुकी से सर्विस कराने के लिए। मतलब सुजुकी ने अपनी गाड़ी बेची तो 3 साल की सर्विस भी आपको चुपचाप साथ बेच दी। वो 10,000 की हो, 15,000 की हो, 20,000 की हो, हर दफ़ा आप जाओगे, हर दफ़ा आप सुजुकी से सर्विस कराओगे, सुजुकी से ऑयल डलवाओगे। क्यों? क्योंकि आपको वो वारंटी रखनी है कि जो इंजन की वारंटी है। अगर सुजुकी का इंजन कोई क्लेम आया और उसमें उन्होंने चेक किया, उनको नज़र आया कि इसमें सुजुकी का ऑयल नहीं था, वो वारंटी वॉइड हो जाएगी। तो ऐसे अलायंसेस को हम स्ट्रेटेजिक अलायंस कहते हैं। और सुजुकी अभी तो अपना ऑयल बना रही है, इससे पहले अगर अपना ऑयल ना भी बना रही होती और किसी कंपनी से ऑयल ख़रीदते उस पर सुजुकी की लेबलिंग कर देती तो सुजुकी बाउंड कर देती आपको कि आपने इसी ऑयल को यूज़ करना है अगर आपने वारंटी रखनी है तो, वरना आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। अगर आपके इंजन पे 1 लाख का काम भी आ गया तो आपने अपनी जेब से करवाना है, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियोज में ये अलायंस स्ट्रेटेजिक अलायंस बन जाता है कि जिसके अंदर जैसे एरिया बंडल ऑफ़र भी स्ट्रेटेजिक अलायंस नहीं होती। बंडल ऑफ़र सेलिंग अलायंस होती है कि आपने 3 खरीदे तो आपको स्ट्रेटेजिक अलायंस एक बहुत स्पेसिफिक टर्म है कि जिसके अंदर आप 2 प्रोडक्ट्स को एक दूसरे के लिए ज़रूरी बना देते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते, एक दूसरे के लिए नेसेसिटी बन जाते हैं। अगर आपने इस प्रोडक्ट से मैक्सिमम, अब आप सपोज़ आप सीरियल ख़रीदने गए, इसी एग्जांपल को देख लो, सीरियल ख़रीदने गए तो आप उस पर देखोगे कि यार अगर मुझे इससे मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो ये दूध, तो फिर आप उसी रिटेल शॉप में वो दूध भी ढूंढोगे कि यार अब मुझे क्योंकि सीरियल से मैक्सिमम बेनिफिट लेना है और सीरियल का मैक्सिमम टेस्ट लेना है तो मैं फलां प्रोडक्ट को ही यूज़ कर सकता हूँ। तो ऑर्गेनाइजेशन इन चैनल्स की कैसे होती है? तो एजेंट्स एंड ब्रोकर्स को अगर हम ख़ास तौर पर डिस्कस करें ना तो 3 तरीके की डिफरेंट कैटेगरीज में ये काम कर रहे होते हैं। एक होते हैं मैन्युफैक्चरर्स एजेंट, ये वो लोग होते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से अलाइन होते हैं और इनका ये सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट बेच सकते हैं, ये किसी और का प्रोडक्ट ना रख सकते हैं ना बेच सकते हैं, ये बाउंड होते हैं। लेकिन दूसरे टाइप जो होते हैं वो होते हैं सेलिंग एजेंट। अब इनका ताल्लुक, अब जैसे जितनी भी मोबाइल शॉप्स हैं ये सेलिंग एजेंट्स हैं, इनको कंपनी से टारगेट मिले होते हैं कि आपने इतना प्रोडक्ट अगर हमारा बेच दिया तो हम आपको 1 लाख का 1.5 लाख का साल के एंड में बेनिफिट भेजेंगे कैश। तो ये सेलिंग एजेंट्स होते हैं। अब इनका ताल्लुक ये है कि इनको बेचना है, चाहे कोई भी प्रोडक्ट बेचें, चाहे सैमसंग का बेचें, चाहे हुआवे का बेचें, ओप्पो का बेचें, इनका काम सिर्फ बेचना है और उनको बेचने पे बेनिफिट मिलेगा लेकिन लॉन्ग टर्म में, साल भर बाद, 6 महीने बाद, क्वार्टर के बाद। और आखिर में होते हैं ब्रोकर्स। अब ये वो लोग होते हैं कि जिनकी कोई लायबिलिटी नहीं होती, ये किसी प्रोडक्ट से लिमिटेड नहीं होते, ठीक है ना, ये कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। ये बेसिकली मार्केट के अंदर कस्टमर एंड सप्लायर को मिलाने का एक पॉइंट होते हैं। कस्टमर इन पर भरोसा करते हैं और वो कस्टमर को सप्लायर तक लाने के लिए, कस्टमर को रिटेल शॉप तक लाने के लिए एक ब्रिज बन जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैन्युफैक्चरर के अपने ब्रांचेज एंड ऑफिसेस के मैन्युफैक्चरर मार्केट में अपनी प्रोडक्ट की सर्विस देने के लिए ख़ुद मौजूद है और अपने प्रोडक्ट की सर्विस को वो खुद जो है वो मतलब खुद जो है वो प्रमोट करें।
अच्छा, ये वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम मैं आपको आज नहीं पढ़ा सकता, चलो इसको अगली क्लास से डिस्कस करेंगे। अभी कोई सवाल, किसी का कोई क्वेश्चन? सबको सब समझ में आ गया? अच्छा, आप लोगों की VLE की एक्टिविटी अपडेटेड है, तो उसमें एक हफ्ते का मैंने टाइम रखा है। आपको एक आर्टिकल है 3PL से रिलेटेड, उसको पढ़ना है और उसको 3 सवालों के जवाब देने। उन सवालों के जवाब आपको उसी पोर्टल पे देने, कोई फ़ाइल अपलोड मत कीजिएगा प्लीज़, ठीक है? कोई सवाल नहीं है आप लोगों का? वेरी गुड, जाइए इफ्तारी एंजॉय कीजिए, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मैन्युफैक्चरर्स एजेंट, बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं कि जो बाउंड होते हैं एक ही मैन्युफैक्चरर की चीज़ बेचने के लिए। अब आप मार्केट्स में जाते हो तो कुछ मार्केट में कुछ दुकानें आपको रिटेल आउटलेट कैसे मिलती हैं कि जिनके अंदर आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं, लेकिन कुछ रिटेल शॉप्स आपको ऐसे ही मिलती हैं कि जो एक ही कंपनी के प्रोडक्ट रख सकते हैं। रॉनिन है, अगर रॉनिन की चीज़ें रख रहे हैं तो वो रॉनिन ही रख रहे हैं, अगर डॉलेंस है तो डॉलेंस की चीज़ें रख रहे हैं। तो ऐसे एजेंट कि जो कंपनी की तरफ से अपना प्रोडक्ट रख रहे हैं, इसमें लायबिलिटी डिफरेंट होती है। जो मैन्युफैक्चरर एजेंट होता है उसको उस प्रोडक्ट के पैसे नहीं देने पड़ते जो वहाँ रखी हुई होती है। बेसिकली होता ये है कि कंपनी अपना प्रोडक्ट उसकी दुकान पर रखती है, सेल होने के बाद वो पैसे देता है। इंटरमीडिएट रिस्क एब्जॉर्ब कमीशन बेस पे नहीं करते, कभी कभार इंटरमीडिएट रिस्क अपने खर्चे पे भी कर रहे होते हैं, ठीक है ना? वो मार्केट से ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, आपसे साल से काम कर रहे होते हैं मार्केट के साथ, तो उनको मार्केट की डायनामिक्स पता होती हैं। वो आपसे प्रोडक्ट ख़रीदते हैं एज कस्टमर, बस आसान सी बात ये कि वो आपसे प्रोडक्ट ख़रीदते हैं कस्टमर्स और आगे कस्टमर्स को सेल करते हैं। तो मैंने जो शुरू में बात की थी 20-25 रुपये की जो बात की थी, अब एक कंपनी की तरह के आप देखो कि आपके प्रोडक्ट कि कितनी तरीके के रिस्क आप एब्जॉर्ब हो रहे हैं, कितनी तरीके के आपको चीज़ों से बच जाते हो आप इंटरमीडिएट रखने की वजह से। आप ये मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं आपको सारी चीज़ें जिसको जो भी सवाल है ना वो व्हाट्सएप पे जो है, हाँ जो आप मुनीब आप बात कर रहे हो कि टी कंपनी है, टी कहती है कि भाई मेरे मिल्क का साशे भी फ्री मिलता है। हाँ, ये स्ट्रेटेजिक अलायंस होता है, ये बिल्कुल स्ट्रेटेजिक अलायंस है कि अगर आप टी के परचेज करो तो मिल्क का साशे मिल रहा है, ये बिल्कुल स्ट्रेटेजिक अलायंस है। इन तरह के स्ट्रेटेजिक अलायंस पर जनरली ये लिमिटेड टाइम ऑफर्स होती हैं और इनके अंदर बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ कि वो जो साशे मिल्क का है ना उसकी एक्सपायरी करीब आ गई, तो कंपनी ने फोकस किया कि अब इसको ज़ाया करें या उसको मार्केट में प्रोपोगेट करें, तो वो अपने मार्केटिंग बजट से। अच्छा, जो मैं सप्लाई चेन पढ़ा रहा हूँ या सप्लाई चेन समझा रहा हूँ ना, अगर आप उसको सब चीज़ों को एक दूसरे से लिंक करते रहोगे ना तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया ना कि एवरीडे का मिल्क जो है मिल्क का साशे फ्री मिलता है। अब अगर मैं आपको बताऊँ, हमने इन्वेंट्री में एक बात पढ़ी थी, कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या मार्केट वैल्यू। तो अब आप उस सिनेरियो को समझो कि या तो मैं प्रोडक्ट ज़ाया कर दूँ या मैं मार्केटिंग का बजट निकाल के इस प्रोडक्ट को पुश कर दूँ। तो ये जो स्ट्रेटेजिक अलायंस जो आप बता रहे हो ना कि एवरीडे का मिल्क है और मिल्क टी के साथ वो मिल्क का साशे फ्री मिल रहा है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है कि इधर मैं अपने मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को ज़ाया कर दूँ, वेस्ट कर दूँ, या मैं उसमें से बजट निकाल के थोड़ा सा बजट पैकेजिंग का दे के टी के साथ उसको पैक करके भेज। ये सारी चीज़ें सप्लाई चेन की ना एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली अलाइन, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। कोई सवाल हो व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।